तो बैच की बात करें तो हमारा ये बैच है जो है EMRS प्रिंसिपल इंटरव्यू का। सबसे पहले बात करते हैं मोड कि किस मोड में होगा हमारा ये बैच। तो ये हमारा जो बैच है वो हमारा कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में होगा, कोई ऑफलाइन नहीं है, कोई फिजिकल इंटरव्यू नहीं है, जो ऑफलाइन इंटरव्यू है वो यहाँ पर नहीं है, कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में ये इंटरव्यू है। सेकेंड अगर हम बात करें इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो वैलिडिटी आपकी रहेगी टिल द इंटरव्यू। जिस भी दिन तक आपका लास्ट इंटरव्यू होगा EMRS का, लास्ट डे ऑफ इंटरव्यू तक आपकी इस बैच की वैलिडिटी रहेगी कंप्लीटली। इस बैच में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कवर करेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सेकेंड अगर हम बात करें तो हमारे पास होंगे मॉक क्वेश्चंस। मॉक क्वेश्चंस में क्या होगा, मॉक क्वेश्चंस यानी कि जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा और जितने भी बैच में कैंडिडेट्स हैं वो सभी उस क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। सो यहाँ पे तो आपको फीडबैक मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन खुद से भी आप एज ए क्रिटिक एनालिसिस कर पाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू में क्या होगा, आपका जैसे आपका प्रॉपरली इंटरव्यू होता है ठीक उसी तरीके से एक कैंडिडेट होगा और वो अपने सभी जो भी उससे मॉक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 20 to 25 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मॉक क्वेश्चंस आपके एक ही कैंडिडेट से। बाकी जो भी पार्टिसिपेंट होंगे, बाकी जो भी कैंडिडेट होंगे वो उस इंटरव्यू को सुन सकते हैं और अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ पैनल भी आपके साथ आपका जो फीडबैक है वो शेयर करेगा कि कहां पर प्लस पॉइंट है, कहां पर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है, ये इसके लिए बेस्ट रहेगा। जो सभी कैंडिडेट्स उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस टॉपिक को भी हम रिवाइज कर सकते हैं, चाहे वो एडमिन फाइनेंस का हो, चाहे वो साइकोलॉजी का हो, या जनरल कोई करंट अफेयर का टॉपिक हो, तो उसको हम यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास फॉर EMRS इंटरव्यू। ये एक टोटली इंट्रोडक्शन क्लास होगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से हम इस बैच को आगे फॉरवर्ड करेंगे, किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे, मॉक इंटरव्यू कैसे होंगे, वो सारी चीजें हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, हेलो। सो EMRS का इंटरव्यू है। सो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम पूछें कि इंटरव्यू की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई देयर इज अ इंटरव्यू, बिकॉज जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसमें आपकी कंटेंट नॉलेज चेक होती है, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक होती है, और इंटरव्यू के जरिए आपका पर्सनल एस्पेक्ट्स भी देखने की कोशिश की जाती है, आपकी पर्सनालिटी देखने की कोशिश की जाती है। पर्सनालिटी हम जानते हैं कि किस तरीके की पर्सनालिटी है इस पर्सन की। जैसे हमने जब इंटरव्यू की बात करते हैं तो आपने एक वर्ड भी सुना होगा, हम जनरली बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। तो कोशिश की जाती है आपके बारे में जानने की, आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानने की, क्या आप उस पोस्ट के लिए राइट फिट है या नहीं है। उस पोस्ट के अकॉर्डिंग, जिस भी पोस्ट के लिए आपको हायर किया जा रहा है, क्या आप उसके लिए राइट फिट है या नहीं, इस चीज के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। सो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ इंटरव्यू, बिकॉज इन रिटन एग्जाम योर कंटेंट और योर सब्जेक्ट नॉलेज इज गेट चेक्ड, but when we call it interview, generally we call it a personal interview, because the interviewer want to know about your personality as a person. How are you as a person, what are the qualities you have as a person, are you a right fit for this post or not, do you have all the qualities which we are looking for this specific post or not. So that's why we want to judge you as a interview, as a personal interview is taken for that. Second question, is it does our non-verbal things impact our interview? तो yes, our non-verbal things यानी कि non-verbal जो बोली नहीं जा रही है non-verbal है। non-verbal में आपने सुना होगा जब आपके इंटरव्यू की बात करते हैं तो कुछ और एस्पेक्ट्स पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है ना। इंटरव्यू के बारे में जब भी आपने सुना होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको रूम में एंट्री करनी है, आपको रूम नॉक करना है कि नहीं करना है, फाइल के साथ में पकड़नी है, सामने से हैंडशेक ऑफर होता है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्वेश्चन का आंसर देते टाइम आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, किस तरीके का है। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कई बार हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो भी हम कॉन्फिडेंट से आंसर देते हैं, कई बार हम राइट आंसर दे रहे होते हैं तब भी हेजिटेशन जो है हमारे आंसर में झलक रही होती है। तो ये सारी चीजें भी इंपैक्ट करते हैं आपके इंटरव्यू को कि आपका इंटरव्यू कैसे जाता है। कई बार आपने देखा होगा कोई एवरेज कैंडिडेट है लेकिन वो फुल्ली कॉन्फिडेंट है तो वो उसका सिलेक्शन हो जाता है, और किसी को बहुत अच्छे से नॉलेज भी है लेकिन आप अपने आप को डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो आप नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं। सो दैट इज अबाउट द प्रेजेंटेशन। सो प्रेजेंटेशन हम बात करते हैं नॉन वर्बल थिंग की, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी हेजिटेशन, जैसे कई लोगों की आदत होती है अगर पेन है तो टक टक करना, फाइल पे ही हैंड करते रहना,
ठीक है, बार बार इस तरीके से हैंड करना, या ये आपकी क्या दिखाती है, नर्वसनेस आप कैसे हो. सो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, दीज थिंग्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू. तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि किस किस टाइप के जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि किस किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिक फॉर द प्रिंसिपल पोस्ट. तो सबसे पहला आता है आपका पर्सनल क्वेश्चन, जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में है एज अ इंडिविजुअल. आप कैसे हैं, आपका इंट्रोडक्शन, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपके बारे में ही, आपका जो करियर रहा है, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, ये सारी चीजें आपके पर्सनल क्वेश्चंस में आ जाती हैं. सेकंड, अगर हम बात करें तो एज ए प्रिंसिपल काफी सारी ऐसे सिचुएशंस होती हैं जो अनचैलेंज, जो आपके सामने चैलेंज आते हैं, चाहे आप टीचिंग जॉब में हो, चाहे वाइस प्रिंसिपल पर हो या प्रिंसिपल पोस्ट पर हो, सभी पोस्ट पर हर एक पोस्ट के अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं. आपके सामने हर रोज कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो आपके ने कभी ना देखी हो, एकदम से कोई नई सिचुएशन भी आ सकती है. तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी स्पेसिफिक बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपसे एक दो क्वेश्चन हो गया आपसे सिचुएशन बेस्ड कि ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, इस सिचुएशन को आप कैसे डील करेंगे. और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दोनों ही तरीके के हो सकते हैं क्योंकि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है. तो टीचर एज अ टीचर आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे और एज अ प्रिंसिपल आप उस सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे, दोनों ही तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्वेश्चन के एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे. थर्ड, आपका मेन इंपॉर्टेंट इज द क्लासरूम मैनेजमेंट. एज ए टीचर क्लासरूम मैनेजमेंट में आपका क्या रोल रहेगा, और एज ए प्रिंसिपल के बेसिस पर भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, सो क्लासरूम के बेस पर अगर हम बात करते हैं तो रिलेटेड टू स्टूडेंट्स होंगे, रिलेटेड टू पेरेंट्स भी होंगे. कोई बच्चा बहुत शरारत कर रहा है क्लास में, होमवर्क नहीं करके लाया है, किसी को मान लीजिए चोरी की आदत लग गई है, कोई कमेंट पास करता है, अब्यूजिव है, क्लासरूम में डिसिप्लिन नहीं मेंटेन है, तो ये सारी सिचुएशन की किस तरीके से आप लो अचीवर का भी ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें एज अ टीचर आपसे पूछी जा सकती हैं. और वही क्वेश्चंस को अगर हम थोड़ा सा अपग्रेड कर दे कि एज ए प्रिंसिपल आपका वहां पर क्या रोल होगा. सो एज ए प्रिंसिपल अगर टीचर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है या स्टूडेंट आपके पास प्रॉब्लम लेकर आता है, किसी स्पेसिफिक टीचर के बारे में बोलता है कि ये टीचर हमें पसंद नहीं है, हमारी क्लास किसी दूसरे टीचर को दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए, तो एज ए प्रिंसिपल वहां पर आपका क्या रोल होगा, किस तरीके से आप जो है एक्शन लेते हैं. तो ये आपका क्लासरूम मैनेजमेंट में हो गया. नेक्स्ट आपका टीचिंग लर्निंग मेथड. सो आपका जो स्टाइल है, जो आपका टीचिंग स्टाइल है वो क्या है. तो अगर हम टीचर की बात करें तो आपकी टीचिंग स्टाइल हो गया. ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस से पूछा तो आपका टीचिंग स्टाइल क्या है, टीएलएम आप क्या यूज करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है. अभी डिजिटलाइजेशन हो गया है एजुकेशन में भी, हम इंटरेक्टिव बोर्ड पे कोविड के टाइम पर ऑनलाइन एजुकेशन रही, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये सही है या गलत है. सो एज ए प्रिंसिपल अगर इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो टीचिंग लर्निंग मेथड है वो सही हो पा रहा है, सही यूज हो रहा है आपकी क्लासरूम में या नहीं हो रहा है, टीचर स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की नीड्स को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, लो अचीवर्स को भी ध्यान में रख के पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, क्या टीचर्स इस बात को इंश्योर कर रहा है कि वो चीज वो जो डिलीवर करना चाहते हो बच्चों तक डिलीवर हो रही है, जो है एज ए क्लास का रिजल्ट कैसा है. अगर आप कोविड के टाइम पर अगर आप प्रिंसिपल होते तो आप क्या एक्शन लेते वहां पर, या फिर आपने अपने स्कूल में डिजिटलाइजेशन को लाने के लिए या एजुकेशन में जो आजकल डिजिटल का रोल है, आईसीटी का रोल है, वहां पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसको उस फील्ड में आप एज ए प्रिंसिपल क्या करेंगे, जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, वर्कशॉप करवाना या इस तरीके की. तो फिर आपसे दोनों ही सिचुएशन, तो आपको दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है, एज ए टीचर भी एज ए प्रिंसिपल भी. व्हाट विल बी योर एक्शन. साइकोलॉजी हालांकि हमारे रिटर्न एग्जाम में आ जाती है, लेकिन फिर भी बेसिक साइकोलॉजी की कुछ थ्योरी, जैसे जीन पियाजे की थ्योरी है, लेव-वाइगल्स की थ्योरी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी थ्योरी है, तो ये कुछ बेसिक थ्योरीज हैं जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, बेसिक साइकोलॉजी के कंसेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एक्ट्स पॉलिसीज वो भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए. अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल. एज ए टीचर आपने जो है टीचिंग की जो तो आप कर ही रहे हैं, बट एज ए टीचर आपको और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं जो आप हैंडल करते हो. सो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में, या कोई भी स्पेसिफिक आपने फंक्शन अटेंड किया हो, या कोई भी नया सर्कुलर आया था जिसको पूरी तरीके से आपने इंप्लीमेंट किया है, आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है किसी चीज की, तो उसके बारे में जो जो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं, आप बजट संभालते हैं, आप एसएमसी के मेंबर हैं, आप एसडीपी प्लान में इन्वॉल्व हैं, तो इस तरीके की जो भी चीजें हैं वो आपकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आपने हैंडल की है उनसे भी आपके अगेन यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाते हैं.
आपका कंटेंट और सब्जेक्ट दोनों ही, आपने जो आप टीच कर रहे हो अभी, आपका सपोज जैसे कई बार क्या होता है, आप टीजीटी साइंस के थे, आप पीजीटी फिजिक्स के हो गए, तो सेम ही स्ट्रीम है, दोनों से क्वेश्चन, लेकिन कई बार डिफरेंट होता है कि आपकी एजुकेशन कुछ और है और आप टीचर, जैसे मान लीजिए कई लोग क्या करते हैं, जैसे अभी एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपने टीजीटी साइंस में आप जो है एनरोल है या आप टीजीएसएसटी में है, लेकिन उसके बाद पीजीटी में आप सपोज कॉमर्स करना चाहते हैं, कॉमर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपकी जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी एजुकेशन है, वो अगर आपकी डिफरेंट है तो क्यों है, आप उस फील्ड में क्यों नहीं गए। जैसे आपने एमए इंग्लिश की, लेकिन अभी आप टीजीटी साइंस ही पढ़ा रहे हैं, तो आपने एमए इंग्लिश क्यों की, जब आपके पास साइंस का एक्सपीरियंस है और आपका साइंस का बैकग्राउंड रहा है, तो आप दूसरी फील्ड में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस तरीके के क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होते हैं। या अगर आपने रेगुलर पढ़ाई की है या ओपन या डिस्टेंस से कॉरेस्पॉन्डेंस की है, तो दोनों में से कौन सा बेस्ट है, इस तरीके के भी काउंटर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन डिपेंड करता है अब कि आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पैनल में हमेशा जब 4 से 5 लोग बैठते हैं पैनल में, तो उसमें एक ज्यादातर साइकोलॉजी वाला पर्सन भी होता है और सब्जेक्ट्स वाले पर्सन भी होते हैं। अब हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है पैनल में अवेलेबल नहीं होते, लेकिन कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एसएसटी है, हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी है, साइंस है आपका, तो इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉमनली सब्जेक्ट है जहां पर आपको पैनल में जनरली पर्सन सामने मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई पैनल में आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट पर्सन बैठा है, आपके सब्जेक्ट नॉलेज जिसको है, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहां पे है कि आपकी जो वेटेज रहेगी इंटरव्यू में, वो आपके सब्जेक्ट की नॉलेज पर भी रह सकती है कि आपके सब्जेक्ट्स की आपको कितनी पकड़ है, उसके बेसिस पर भी रह सकती है। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए मैथ आप पढ़ाते हैं, सो आपके पास मैथ का एक्सपीरियंस है, या आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उस ही सब्जेक्ट के साथ आप बाकी सभी टीचर्स की क्लास को कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि वो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कंटेंट डिलीवरी सही हो रही है कि नहीं हो रही है, किस तरीके से आप करेंगे। आपने एक ही सब्जेक्ट को हैंडल किया है, तो एज ए प्रिंसिपल आप कैसे वो ड्यूटी संभाल पाएंगे, या आपका सब्जेक्ट या आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कैसे प्रिंसिपल में हेल्प करेगा, इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं। सो देयर आर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बन जाते हैं यहाँ पर, जिसको हम कोशिश करेंगे कि अपनी क्लासेस में लगभग हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अलग अलग जो भी आपके स्टेक होल्डर्स है, जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स अगर स्कूल में आते हैं बच्चे की शिकायत लेके या टीचर की शिकायत लेके, टीचर ने कॉर्पोरल पनिशमेंट का यूज किया है आपके स्कूल में, तो इस पर आपका क्या एक्शन होगा एज ए प्रिंसिपल। या जो पेरेंट्स है वो एंग्री है या जो है एग्रेसिव है बेसिकली, कि अपने बच्चे के रिजल्ट को लेकर, उसके बच्चे का रिजल्ट सही से नहीं आया, अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है, वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। कोई पेरेंट्स कंप्लेन कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एज ए प्रिंसिपल आपका टेक क्या होगा। या स्टूडेंट्स से रिलेटेड, स्टूडेंट्स भी काफी बार प्रॉब्लम लेकर आते हैं, प्रिंसिपल को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया किसी टीचर के बारे में कि वो उन टीचर का उनको पढ़ाया वो अच्छा नहीं लग रहा, या वो उनको चेंज करवाना चाहते हैं, या टीचर्स ने कोई भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाया, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट नहीं था, ऐसा कोई बिहेवियर शो किया है, तो एज ए प्रिंसिपल फिर आपका एक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये सारा हो गया। फिर आपके एज ए प्रिंसिपल आप क्या क्या एक्शन लेंगे। जैसे एज ए प्रिंसिपल अगर आपको आपके ही स्कूल में प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो आपके स्कूल में अगर आपको प्रिंसिपल बना दिया जाता है, तो आप सबसे पहले किन किन चीजों पर फोकस करेंगे, क्योंकि आपके स्कूल के बारे में आपको पता है कि क्या क्या चीजों की कमियां हैं, किन किन चीजों पर आपको फोकस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीटीआर रेशो है, या जो भी चीजें हैं, तो आपको पता है कि मुझे कहां कहां फोकस करना है। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपको पता हो प्रिंसिपल की क्वालिटीज क्या होती हैं, प्रिंसिपल की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम सर्कुलर, प्रिंसिपल जो भी सर्कुलर्स आते हैं उसको तो आप जो है अप्लाई करते ही हो, लेकिन उसके अलावा आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, आपके लिए स्कूल को लेकर क्या सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका स्कूल सेफ एंड सिक्योर हो, आपके कैरियर में कौन प्रिंसिपल सबसे ज्यादा बेस्ट रहा अभी तक, उसके बारे में इस टाइप के क्वेश्चंस अगेन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये कुछ कैटेगरी है आपकी जहां पर हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब बैच की बात करें तो हमारा ये बैच है जो है ईएमआरएस प्रिंसिपल इंटरव्यू का। सबसे पहले बात करते हैं मोड कि किस मोड में होगा हमारा ये बैच। तो ये हमारा जो बैच है वो हमारा कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में होगा, कोई ऑफलाइन नहीं है, कोई फिजिकल इंटरव्यू नहीं है, जो ऑफलाइन इंटरव्यू है वो यहाँ पर नहीं है, कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में ये इंटरव्यू है। सेकंड अगर हम बात करें इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो वैलिडिटी आपकी रहेगी टिल द इंटरव्यू, जिस भी दिन तक आपका लास्ट इंटरव्यू होगा ईएमआरएस का, लास्ट डे ऑफ इंटरव्यू तक आपकी इस बैच की वैलिडिटी रहेगी कंप्लीटली। इस बैच में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कवर करेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे।
सेकेंड अगर हम बात करें तो हमारे पास होंगे मॉक क्वेश्चंस। मॉक क्वेश्चंस में क्या होगा, मॉक क्वेश्चंस यानी कि जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा और जितने भी बैच में कैंडिडेट्स हैं वो सभी उस क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। सो यहाँ पे तो आपको फीडबैक मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन खुद से भी आप एज ए क्रिटिक एनालिसिस कर पाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू में क्या होगा, आपका जैसे आपका प्रॉपरली इंटरव्यू होता है ठीक उसी तरीके से एक कैंडिडेट होगा और वो अपने सभी जो भी उससे मॉक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 20 to 25 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मॉक क्वेश्चंस आपके एक ही कैंडिडेट से। बाकी जो भी पार्टिसिपेंट होंगे, बाकी जो भी कैंडिडेट होंगे वो उस इंटरव्यू को सुन सकते हैं और अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ पैनल भी आपके साथ आपका जो फीडबैक है वो शेयर करेगा कि कहां पर प्लस पॉइंट है, कहां पर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है, ये इसके लिए बेस्ट रहेगा। जो सभी कैंडिडेट्स उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस टॉपिक को भी हम रिवाइज कर सकते हैं, चाहे वो एडमिन फाइनेंस का हो, चाहे वो साइकोलॉजी का हो या जनरल कोई करंट अफेयर का टॉपिक हो, तो उसको हम यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं।